जो स्पाइरोसर्कस लूपाई है डॉग्स के अंदर वो कॉमनली देखने को मिलता है। कॉमनली ये नहीं कि वो नेचुरली देखने को मिलता है, कॉमनली यानी कि डॉग्स के अंदर कॉमनली बीमारी कोज करता है। यानी कि डॉग्स की जो ईसोफेगस है उसके अंदर ये नोड्यूल्स बना देता है। जो स्पाइरोसर्कस लूपाई होता है ये डॉग्स के अंदर डिजीज के केस में ईसोफेगस में नोड्यूल्स बना देता है। मतलब और आसानी से देखा जाए तो डॉग्स की जो ईसोफेगस होती है उसके अंदर अगर स्पाइरोसर्कस लूपाई चला जाए तो वो वहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्मेशन कर देता है। फॉक्स, कैट एंड वॉल्फ में ऑल्सो भी अफेक्टेड। जो लोमड़ी है, बिल्ली है और जो भेड़िए होते हैं ये भी अफेक्ट हो सकते हैं। लीजन्स की बात करें इन ईसोफेगस में हुआ क्या, नोड्यूल्स आर सीन इन द थोरेसिक पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस। जो ईसोफेगस जो कि थोरेसिक रीजन के अंदर है, जो थोरेसिक रीजन के अंदर ईसोफेगस है उसके अंदर नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जब जहाँ पर ये स्पाइरोसर्कस लूपाई होगा ना थोरेसिक रीजन वाली ईसोफेगस के अंदर, वहाँ पे नोड्यूल्स बनाना शुरू कर देगा। द नोड्यूल्स कंप्राइजेज ऑफ अ सेंट्रल मास कंसिस्टिंग ऑफ वर्म्स, न्यूट्रोफिल्स एंड डेब्रिस सराउंडेड बाय द थिक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल इन विच दे फाउंड लिम्फोसाइट, इओसाइनोफिल्स, मैक्रोफाजेज एंड प्लाज्मा सेल्स। मतलब कि ये इसका स्ट्रक्चर बताया गया कि नोड्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। या तो बताऊँ कि बाहर से अंदर की तरफ जाएँ तो क्या क्या दिखाई देगा, यानी कि बाहर की लेयर क्या होगी, अंदर की लेयर क्या होगी, और अंदर की सेंटर में क्या होगा, या फिर अंदर से बाहर की तरफ। तो चलो पहले अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। तो सेंटर में क्या देखने को मिलेगा, अगर हम मान लो एक कमरे के अंदर हैं और वहाँ पे जो है वॉर्म्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे होंगे स्पाइरोसर्कस लूपाई, और उस वॉर्म्स के बाहर एक लेयर होगी किसकी, न्यूट्रोफिल्स की, उसके अंदर होंगे न्यूट्रोफिल्स, और उसके बाहर एक और लेयर होगी किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की, थिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी, कैप्सूल की लेयर होगी, ठीक है। फिर उस थिक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल की लेयर जो वो लेयर है उसके अंदर क्या होगा, लिम्फोसाइट होंगे, इओसाइनोफिल्स होंगे, मैक्रोफाजेज होंगे और प्लाज्मा सेल्स होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। 3 लेयर होंगी, एक तो थिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी, दूसरी होगी न्यूट्रोफिल्स की लेयर, और फिर तीसरी होंगी वॉर्म्स खुद होंगे वो अंदर, ठीक है। 3 लेयर याद रखनी है, थिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, न्यूट्रोफिल की लेयर और वॉर्म्स की लेयर, ठीक है। तो वॉर्म्स हैं, ठीक है, मान लिया स्पाइरोसर्कस लूपाई हैं। फिर क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स होंगे, फिर उसके बाद क्या, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होगा, उसके अंदर क्या क्या मैक्रोफाजेज होंगे, इओसाइनोफिल्स होंगे और प्लाज्मा सेल्स होंगे, ठीक है। तो इसके बाद देयर सीम्स टू बी सम कनेक्शन बिटवीन द स्पाइरोसर्कस लीजन्स एंड फाइब्रोसार्कोमास एंड ओस्टियोसार्कोमा दैट हैव बीन फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ द लीजन्स। ओके, मतलब कि जो स्पाइरोसर्कस लूपाई के द्वारा जो ईसोफेगस के अंदर लीजन बनाए गए हैं उसके अंदर, और ओमा ये जो है ना फाइब्रोसार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा, ओमा 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 मतलब कैंसर। तो यानी कि जो फाइब्रोसार्कोमा है कनेक्टिव टिश्यू का जो कैंसर है उसके अंदर, ओस्टियोसार्कोमा यानी कि जो बोन्स का कैंसर है उसके अंदर, इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन पाया गया है। अब बताओ ये कनेक्शन कैसे, क्योंकि जो ये जो हमारा स्पाइरोसर्कस लूपाई है ये तो सिर्फ ईसोफेगस को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन एक बात, विसिनिटी ऑफ द लीजन्स, यानी कि लीजन्स, विसिनिटी मतलब चारों तरफ का एरिया, सराउंडिंग एरिया। तो जो लीजन्स के चारों तरफ का एरिया है उसके बीच में, यानी कि जो लीजन्स जो कि स्पाइरोसर्कस लूपाई के द्वारा बनाए गए हैं उसका जो विसिनिटी यानी कि उसका सराउंडिंग एरिया है उसमें जो फाइब्रोसार्कोमा है और ओस्टियोसार्कोमा है उसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन देखा गया है। जैसे कि पल्मोनरी हाइपरट्रोफिक ओस्टियोपैथी, तो पल्मोनरी हाइपरट्रोफिक ओस्टियोपैथी मतलब कि हैज़ बीन सजेस्टेड टू बी एसोसिएटेड विद द स्पाइरोसर्कस ग्रैनुलोमा ऑफ द ईसोफेगस एंड सपोज टू बी देयर मेटास्टेसिस। मतलब कि पल्मोनरी हाइपरट्रोफी का ओस्टियोपैथी का मतलब होता है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स उसके अंदर थोड़ी बोन जैसी फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जो वहाँ की जो टिश्यू होते हैं वो बोन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटास्टेसिस। ओके, मेटाप्लेशिया को मेटाप्लेशिया ऑफ द टिश्यू इन द लंग्स इनटू बोन्स। ओके, तो उस टाइप का पल्मोनरी हाइपरट्रोफिक ओस्टियोपैथी। वैसे देखा जाए तो लिम्स के अंदर भी जो है बोन, एक्स्ट्रा बोन सी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है, वहाँ के जो टिश्यू हैं वो भी बोन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जो स्पाइरोसर्कस ग्रैनुलोमा है ये क्या कर देंगे, पल्मोनरी हाइपरट्रोफिक ओस्टियोपैथी कर देंगे, और वो ईसोफेगस से टूट करके जो है उनका मेटास्टेसिस भी देखने को मिल सकता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी कैंसरस लाइक ग्रोथ कर देंगे, ठीक है। एबेरेंट नोड्यूल्स में बी फाउंड इन द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, तो इनके जो नोड्यूल्स हैं वो कहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। अब ये पल्मोनरी हाइपरट्रोफिक ओस्टियोपैथी थी यानी कि लंग्स के अंदर भी थी, तो अब ये ट्रैकिया के अंदर भी देखने को मिल सकती है, ब्रोंकाई के अंदर भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये पल्मोनरी हाइपरट्रोफिक ओस्टियोपैथी है ना, ये वर्ड इसको हम हाइपरट्रोफिक ओस्टियोपैथी भी कह सकते हैं। ओके, HO इसको डिनोट किया जा सकता है HO से, HO मतलब हाइपरट्रोफिक ओस्टियोपैथी, तो इसको शॉर्ट फॉर्म HO से डिनोट किया जाता है। मतलब कि जो है
जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं या नॉर्मल सेल होती हैं वो बोन्स के अंदर कन्वर्ट होती रहती हैं। ओके, हाइपरट्रॉफी, हाइपर का मतलब इंक्रीज, ट्रॉफी मतलब साइज ऑफ द सेल। तो कैसे इंक्रीज होगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर जो है इंक्रीमेंट देखने मिलेगा। ऑस्टियोपैथी का मतलब जो है बोन के अंदर फॉर्मेशन, तो यानी कि मेटाप्लेशिया ही समझो कि जो बोन है लोअर टाइप की जो सेल है वो हायर टाइप की सेल के अंदर कन्वर्ट होगी, यानी कि जो सॉफ्ट सेल है वो बोन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद ओर्टा के अंदर देखने को क्या मिलेगा, वेयर द लार्वे रिसाइड नॉट रेसिडे, वेयर द लार्वे रिसाइड granulomatous inflammatory reaction is set up, the normal tissue of the adventitia and media is destroyed and so on aneurysm develops। यानी कि मतलब कि ओर्टा क्या है, ये है लंग, ये जो अर्ट की एक वाल है, ओर्टा वाल नहीं, अर्ट के अंदर जो है ब्लड वेसल है जो कि खून पहुंचाती है, ठीक है, या लेके आती है, तो ब्लड वेसल है, यानी कि हार्ट की ब्लड वेसल है ओर्टा। तो वहाँ पे जहाँ पे ओर्टा के अंदर लार्वे होंगे, यानी कि स्पाइरोसर्का ल्यूपाई के लार्वे घुस गए, वहाँ पे जो है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि ये जो लार्वे होंगे किसकी तरह, फॉरेन बॉडी की तरह काम करेंगे, और जब ये फॉरेन बॉडी की तरह काम करेंगे वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो जो है ओर्टा यानी कि इस ब्लड वेसल के अंदर जो लेयर है, यानी कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया जो ओर्टा की ब्लड वेसल, यानी कि ओर्टा जो ब्लड वेसल है उसकी जो लेयर्स है ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो वहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल पतली सी झिल्ली बच जाएगी, और वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर के कारण जो है एक डायलेटेशन हो जाएगी, वो जो है एक छोटा सा गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे हम एनीन्यूरिज्म कहेंगे। वहाँ पे एनीन्यूरिज्म होगा और वो ब्रस्ट होने के जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। समटाइम्स दिस मे रप्चर एंड रिजल्ट इन फेटल हेमोरेज। जब इस ओर्टा का ये जो एनीन्यूरिज्म है रप्चर हो जाता है, यानी कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया जहाँ पे जो लार्वे थे उनके कारण जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हुआ था, जब ये एनीन्यूरिज्म जो है वो ब्रस्ट होता है तो फेटल हेमोरेज होगा, यानी कि खतरनाक हेमोरेज होगा, खून ही खून निकलेगा। द वोम में समटाइम्स बरो इनटू द इंटिमा एंड सो द इंटीमल सरफेस ऑफ द ओर्टा इज देयरफॉर रफन्ड एंड प्लाक मे बी सीन। तो 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ये जो है अगर ये ट्यूनिका इंटिमा में चला गया, अगर ये वोम इसने ट्यूनिका इंटिमा के अंदर गड्ढा करना शुरू कर दिया, बरोइंग करना शुरू कर दिया, तो जो ओर्टा का सरफेस है वो रफ हो जाएगा, वो थोड़ा खुरदरा सा हो जाएगा, और प्लाक्स में भी सीन, और उसके ऊपर जो है छोटे छोटे थक्के से दिखाई देने लगे, प्लाक मतलब थक्का सा दिखाई देने लगा। ओके, तो मतलब कि इनर मोस्ट लेयर क्या होगी, ब्लड वेसल ट्यूनिका इंटिमा, बीच की क्या होगी ट्यूनिका मीडिया, बाहर की क्या होगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। यानी कि जो ये ब्लड वेसल ये जो लार्वा है कौन सा, स्पाइरोसर्का ल्यूपाई का जो लार्वा है ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया पे आके अटैच होगा, ये वहाँ पे गड्ढा करेगा, बरोइंग करेगा, फिर ये वहाँ से गड्ढा करता कहाँ तक पहुँच जाएगा, ट्यूनिका मीडिया तक पहुँच जाएगा, वहाँ पे गड्ढा करेगा। ठीक है, वहाँ पे कर दिया तो फिर अगर वो वहाँ से अब जो है ट्यूनिका इंटिमा सिर्फ एक लेयर बच गई, अब ब्लड वेसल की वो एक लेयर कितनी झेल पाएगी, जब वो बिल्कुल थिन होती है तो वहाँ पे डायलिटेशन देखने में एक छोटा गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एनीन्यूरिज्म होगा। और अगर वो ब्लास्ट हो गया यानी ट्यूनिका इंटिमा रप्चर हो गई वहाँ से, तो क्या होगा, एनीन्यूरिज्म जब ब्रस्ट होगा तो फेटल हेमोरेज देखने मिलेगा। और कई बार ये लार्वा जो है ट्यूनिका मीडिया तक सीमित न रह के कहाँ तक पहुँच जाता है, ट्यूनिका इंटिमा तक पहुँच जाता है। ट्यूनिका इंटिमा तक पहुँचेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमें प्लाक्स देखने मिलेंगे, छोटे छोटे प्लाक देखने मिलेंगे, और रफ सरफेस देखने मिलेंगे, खुरदरा सरफेस सा दिखाई देने लगेगा। ओके, तो इसके बाद है स्पाइरोसर्कोसिस डायरोफिलेरिएसिस का क्या है, 2 स्पीसीज, डायरोफिलेरिया इमिटिस और डायरोफिलेरिया रिपेंस। ये जो होते हैं डॉग्स, फॉक्सिस, कैट्स, यानी कुत्ते, बिल्ली और जो लोमड़ी होती है उनको अफेक्ट करती हैं। ठीक है, डायरोफिलेरिएसिस, तो वर्ड याद रखो, डायरोफिलेरियासिस। ठीक है, डायरोफिलेरियासिस। ठीक है, तो जो स्पीसीज़ हैं कौन कौन सी हैं इस पैरासाइट की, डायरोफिलेरिया। सिस जो है वर्ड किसके लिए है, ये डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, SIS, सिस मतलब ये किसके लिए है, ये है डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। मेनली जो भी पैरासाइट है वो कौन है, डायरोफिलेरिया। तो डायरोफिलेरिया इमिटिस है, जिसे कि हम हर्ट बम भी कहते हैं, यानी कि जो है अगर ये यानी कि हार्ट के अंदर इफेक्ट करता है तो डायरोफिलेरिया इमिटिस। और दूसरा डायरोफिलेरिया रेपेंस, ये जो होता है कुत्ता, लोमड़ी और बिल्ली, इन तीनों का अफेक्ट करता है, डॉग, फॉक्स और कैट को अफेक्ट करता है। द फॉर्मर इज फाउंड मोस्टली इन द राइट वेंट्रिकल ऑफ
and often is the pulmonary artery, while the latter is found in the subcutaneous connective tissue and not pathogenic. यानी कि जो डायरोफिलेरिया इमिटिस है, यानी जो फॉर्मर का मतलब है ये जो मैंने दो स्पीशीज का नाम बताया, डायरोफिलेरिया इमिटिस और डायरोफिलेरिया रेपेंस। तो ये जो फॉर्मर है ये इसके लिए यूज है, डायरोफिलेरिया इमिटिस के कॉन्टेक्स्ट में यूज है। तो ये जो डायरोफिलेरिया इमिटिस है ये कहाँ पर देखने मिलता है, ये मोस्टली जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है ना वहाँ पे देखने को मिलता है, और कई बार ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो आर्टरी लंग्स के बीच में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर देखने को मिलता है। ओके, राइट वेंट्रिकल के अंदर देखने को मिलता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर देखने को मिलता है। कौन? डायरोफिलेरिया इमिटिस। लेकिन जो ये डायरोफिलेरिया रेपेंस है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है उनके बीच में देखने को मिलता है। ये पैरासाइट यानी कि डायरोफिलेरिया जो रेपेंस है ये हमें सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है और ये इतना पैथोजेनिक नहीं होता। अब है डायरोफिलेरिया इमिटिस। तो डायरोफिलेरिया इमिटिस क्या था, दीज अ स्लेंडर फिलेरिड वर्म, इनके स्लेंडर पतड़े होते हैं फिलेरियड वर्म्स। फिलेरियड वर्म्स का मतलब है कि जो फिलेरिड वर्म्स यानी कि कोई भी मक्खी हुआ, मच्छर हुआ, किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी इंसान ने किसी इंसान को काट लिया, यानी कि दांत गड़ा दिए और कोई और चीज़ हुई, उसके थ्रू ये डायरेक्टली बॉडी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एक तो फिलेरिड वर्म, एक होता है राउंड वर्म। राउंड वर्म्स के जो पैरासिटिक एग्स होते हैं ना वो किसी मक्खी मच्छर के काटने से बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, फिर वो पैरासाइट यानी कि जो लार्वल स्टेज है फिर वो उससे जो है अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन फिलेरिड वर्म्स के अंदर केस के अंदर अडल्ट ही डायरेक्ट चला जाता है। ओके, जो अडल्ट होता है वो डायरेक्ट चला जाता है फिलेरिड वर्म्स के अंदर। स्लेंडर होते हैं, पतले पतले होते हैं, साइज ना 12 से 31 सेंटीमीटर लॉन्ग 12 से 31 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो लार्ज स्केल देखा, एक तो अपने पास होता है छोटा स्केल जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है 15 सेंटीमीटर का, इस जैसे 2 स्केल और 1 सेंटीमीटर और ऊपर से इतना बड़ा जो होता है इतना होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे जियोमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल होता है ना 15 सेंटीमीटर का, एक तो इस साइज़ का और एक इससे दुगने साइज़ का, यानी कि 2 जियोमेट्री स्केल जो 2 स्केल हैं उनको अगर हम एक दूसरे से अटैच करके बनाएं तो इतना बड़ा 30 सेंटीमीटर तक होगा। यानी ठीक है 12 से 31 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। आफ्टर कोपुलेशन माइक्रोफिलेरिया आर शेड विद सर्कुलेटेड इन ब्लड। जब इनके बीच में कोपुलेशन होता है यानी कि जब इनके बीच में ब्रीडिंग होती है तो जो इनके माइक्रोफिलेरिया आते हैं, जो इनके छोटे छोटे बच्चे वाले फिलेरिया होते हैं, जो इनके माइक्रोफिलेरिया आते हैं वो ब्लड के साथ सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं और वहीं पे सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। These are ingested by the mosquitoes when they bite the host and development take place in the body cavities in about 10 days। यानी कि जो ये जब ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं और उस इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड एनिमल को किसी मस्कीटो ने बाइट कर लिया तो ये मस्कीटो की बाइटिंग के थ्रू मस्कीटो के अंदर चले जाएंगे और जब वो मच्छर उड़ करके किसी और के पास जाएगा, किसी और को काटेगा तो ये और किसी के अंदर चले जाएंगे। और ये क्या होगा, ये बॉडी कैविटीज़ ऐसी यानी कि जो बॉडी के अंदर खाली जगह हैं वहाँ पर जाकर 10 दिनों के लिए जो है वहाँ पे इनकी डेवलपमेंट होगी, 10 दिनों के अंदर इनकी डेवलपमेंट होगी। द इन्फेक्टिव लार्वे माइग्रेट टू द माउथ और टू द मस्कीटो। और यानी कि अब ये 10 दिन कहाँ पर थे, मस्कीटो के बॉडी के अंदर थे, 10 दिन जो है ये मच्छर की बॉडी के अंदर थे। और जब ये इन्फेक्टेड लार्वे मस्कीटो के माउथ के पास जाते हैं यानी कि 10 दिन बाद ये कहाँ पर चले जाती हैं, मस्कीटो के माउथ के अंदर चले जाते हैं, मस्कीटो यानी कि मच्छर के मुंह के अंदर चले जाते हैं। When these bites of fresh host, infected larvae enter the subcutis and muscles where they furrow for 3 to 4 months। ओके, यानी कि अब क्या होगा, अब होगा ये कि वो मच्छर के मुंह में तो आ गए वो लार्वे, मच्छर के मुंह में लार्वे आ गए और मच्छर ने किसी और हेल्दी होस्ट को काट लिया, हेल्दी होस्ट के अब मच्छर की जो डंक है वो कितना अंदर तक चली जाएगी, वो कुछ हद तक सबक्यूटिस के अंदर जाएगी, यानी कि वो तो जो स्किन है कुछ उसके कुछ पार्ट के अंदर चली जाएगी, जहाँ पर ये जाएगी वहाँ अब ये छोड़ देंगे अपने ये लार्वे जो हैं वो उससे बाहर निकल के सबक्यूटिस के अंदर चले जाएंगे और सबक्यूटिस से जाते जाते वो मसल्स तक पहुँच जाएंगे यानी कि मांसपेशियों तक पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जो है ये 3 से 4 महीने तक रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, मसल्स के अंदर रहेंगे। लेटर दे एंटर द वेन्स एंड रीचेज द राइट वेंट्रिकल वेयर दे मे लिव फॉर ईयर्स। यानी कि डॉग्स की जो है अब ये मसल्स के अंदर तो पहुंच गए, 3 से 4 महीने रहने के बाद वहाँ से 3 से 4 महीने रहने के बाद ये वेंस के अंदर जाएंगे, वेंस से जाते जाते राइट वेंट्रिकल्स के अंदर चले जाएंगे और राइट वेंट्रिकल के अंदर ये सालों तक रहेंगे। मतलब आया समझिए डायफिलेरिया इमिटिस का सिस्टम। डायफिलेरिया इमिटिस के अंदर हमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसका साइज़ कितना है, चलो वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं,
साइज़ अगर 12 सेंटीमीटर से लेकर 31 सेंटीमीटर तक का है, और ये कितने दिन तक मच्छरों के अंदर रहते हैं? सिर्फ 10 दिनों तक मच्छरों के अंदर रहते हैं। और कितने दिनों तक ये डॉग्स के अंदर रहते हैं? 3 से 4 महीनों तक डॉग्स के अंदर रहते हैं, और फिर ये सालों तक रहते हैं, क्योंकि ये जो है उनके राइट वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद सालों तक रहते हैं। इसके बाद है इन माइल्ड इन्फेक्शंस नो ग्रेट डैमेज में बी कोज। माइल्ड इन्फेक्शन यानी कि मीडियकर इन्फेक्शन हो, मॉडरेट टाइप के इन्फेक्शन होंगे, उनके अंदर कोई ज़्यादा खास डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि वो जो है ये डायरोफिलेरिया इमिटिस जो है ये सिर्फ ये ट्यूनिका इंटीमा तक ना जा करके ट्यूनिका मीडिया तक ही रह जाएगा। ओके, बट इन लार्ज नंबर द worms कैन cause मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन to the flow of blood and so hypertrophy of the right ventricle and chronic venous congestion of liver, spleen, lungs may ensure ascites may result। मतलब तो मतलब ये है कि अगर ये वोम्स यानी कि जो डायरोफिलेरिया इमिटिस है अगर ये हद से ज़्यादा नंबर के अंदर बढ़ जाएं तो क्या होगा, जो हार्ट के अंदर जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देंगे। यानी कि जो ब्लड वेसल के अंदर ये है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देंगे, यानी कि ब्लड फ्लो स्लो कर देंगे, जिससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी देखने मिलेगी। यानी कि जो राइट वेंट्रिकल है उसका साइज़ बढ़ जाएगा। ओके, फिर एंड क्रोनिक वीनस कंजेशन, और क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म तक, वीनस मतलब वेन साइड, कंजेशन मतलब जो है नैरोइंग, तो जो ब्लड वेसल है उसकी क्रोनिक वीनस कंजेशन देखने मिलेगी। किसके अंदर देखने मिलेगा? लीवर के अंदर देखने मिलेगा, ब्लड वेसल लीवर की ब्लड वेसल के अंदर, स्प्लीन के अंदर देखने मिलेगा, लंग्स के अंदर देखने मिलेगा। और इन स्प्लीन और लीवर की क्रोनिक वीनस कंजेशन की वजह से जो असाइट्स यानी कि हाइड्रोपेरिटोनियम की कंडीशन जो है वो होने लग जाएगी। असाइट्स मतलब कि जो है उसका पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। डेड वोम्स में फॉर्म एम्बोलाई एंड कोज पल्मोनरी इन्फेक्शन, और जो ये डेड वोम्स होंगे यानी कि जो डायरोफिलेरिया इमिटिस जब मर जाएंगे, अडल्ट जब मर जाएंगे तो वो एम्बोलाई की तरह काम करेंगे और जो है पल्मोनरी इन्फेक्शन कोज करेंगे। वोम्स इन पल्मोनरी आर्टरीज में कोज फाइब्रोसिस ऑफ द इंटीमा एंड हाइपरट्रोफी ऑफ द आर्टरीज। जो वोम्स होंगे यानी कि जो कीड़े होंगे वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है फाइब्रोसिस कोज कर देंगे, और जो आर्टरी की जो ट्यूनिका इंटीमा है उसकी हाइपरट्रोफी कोज कर देंगे। ठीक है, आर्टरी की ट्यूनिका इंटीमा के अंदर जो हाइपरट्रोफी यानी कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, तो जो ट्यूनिका इंटीमा के अंदर जो सेल है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। माइक्रोफिलेरिया दैट सर्कुलेट इन द ब्लड डू नॉट अपीयर टू कोज एनी डिस्टर्बेंसेस, यानी कि जो माइक्रोफिलेरिया यानी कि जब इनके बीच में कॉपुलेशन हो रही थी, जब दो अडल्ट डायरोफिलेरिया इमिटिस जो है वो ब्रीडिंग कर रहे थे, उनके बीच में कॉपुलेशन हो रही थी, तो हमें क्या देखने को मिल रहे थे, तो माइक्रोफिलेरिया बन रहे थे और वो जो है ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन ये ब्लड के अंदर जो है कोई डिस्टर्बेंस कोज नहीं करते। अगर ये मर जाते हैं, इफ़ दे डाई दे में इंसाइड स्मॉल फोकाई ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। अगर वे मर गए तो क्या होगा, बॉडी के लिए वो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, तो इन्फ्लामेशन होगी, तो इन्फ्लामेशन किस टाइप की होगी, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन देखने मिलेगी, और छोटे छोटे फोकाई यानी कि पॉइंट से दिखाई देने लगेंगे। ओके, फिर इसके बाद है स्ट्रोंगाइलोइडियोसिस, वो करेंगे थोड़ी बार में। चलो, तो स्ट्रोंगाइलोइडियोसिस क्या है, ये बीमारी, ओ सिस मतलब बीमारी, ठीक है। स्ट्रोंगाइलोइड कोई स्पीशीज होगी उसकी वजह से जो बीमारी होगी उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोंगाइलोइडियोसिस। ठीक है, स्ट्रोंगाइलोइड्स पेपिलस इन रुमिनेंट्स एंड स्ट्रोंगाइलोइड्स वेस्टेरी इन हॉर्सेस एंड स्ट्रोंगाइलोइड्स कैटी इन कैट्स। यानी कि जो स्ट्रोंगाइलोइड ओसिस यानी कि स्ट्रोंगाइलोइड ओसिस, ठीक है, 3 वर्ड तोड़ो, स्ट्रोंगाइलोइड, ठीक है, स्ट्रोंगाइलोइड और ओसिस जो वर्ड है ओ तो कंजुगेशन का है, यानी कि कोई वर्ड खास यूज नहीं है। सिस मतलब बीमारी, स्ट्रोंगाइलोइड ये जो है ये है पैरासाइट। तो स्ट्रोंगाइलोइड्स पेपिलस तो रूमिनेंट्स के अंदर कॉज करते हैं। पेपिला मोस्टली किसके अंदर देखने मिलते हैं, रूमिनेंट्स के अंदर, ठीक है, पेपिला किसके अंदर होते हैं, रूमिनेंट्स के अंदर। और स्ट्रोंगाइलोइड वेस्टेरी तो हॉर्सेस, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट के लिए जो पुराना ज़माना होता था उसके टाइम पे क्या यूज़ करते थे, हॉर्सेस यूज़ करते थे। तो स्ट्रोंगाइलोइड्स वेस्टेरी किसके अंदर लिया है, हॉर्सेस के लिए। स्ट्रोंगाइलोइड्स कैटी CATI, आई हटा दो, कैट यानी कि कैट्स के लिए। स्ट्रोंगाइलोइड कैटी किसके लिए है, कैट्स के लिए। दिस पैरासाइट इज पेक्यूलियर इन दैट इट हैज़ अ पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक एग्जिस्टेंस। ये जो पैरासाइट होता है इसकी एक पेक्यूलिटी है, ये एक पैरासिटिक फॉर्म में भी जिंदा रह सकता है और नॉन पैरासिटिक फॉर्म में भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, फ्री लिविंग जो फॉर्म होती है वो इसकी नॉन पैरासिटिक होती है,
दीज आर स्मॉल पैरासाइट अबाउट 2 to 3 mm लॉन्ग, यानी इनका साइज़ जो है वो 2 से 3 मिलीमीटर तक का ही होता है। लीजन्स की बात करें तो ये 3 टाइप के लीजन्स कॉज करते हैं, एक तो क्यूटेनियस लीजन, एक पल्मोनरी लीजन और एक इंटेस्टाइनल लीजन। तो अगर हम बॉडी से बाहर से अंदर की तरफ जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो बाहर क्या पूरी बॉडी ऊपर स्किन मतलब क्यूटेनियस, और अंदर की तरफ जाएं शुरू में क्या था लंग्स, लंग्स के बाद क्या आते हैं इंटेस्टाइन। तो क्या कौन कौन से लीजन कोज करेंगे, स्किन से क्यूटेनियस लीजन, लंग्स से पल्मोनरी लीजन और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल लीजन। तो क्यूटेनियस लीजन के अंदर क्या करते हैं, रिपीटेड इन्फेक्शन बाय लार्वे मे कोज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ठीक है, जो लार्वे हैं यानी कि स्ट्रोंगाइलोइड्स, ये जो स्पीसीज़ के जो हैं स्ट्रोंगाइलोइड्स पेपिलस, स्ट्रोंगाइलोइड वेस्टेरी या स्ट्रोंगाइलस स्ट्रैंगाइड कैटी, नॉट स्ट्रोंगाइलस, स्ट्रोंगाइलोइड्स, स्ट्रोंगाइलोइड्स, ठीक है, स्ट्रोंगाइलोइड्स, ठीक है, स्ट्रोंगाइलोइड्स पेपिले, स्ट्रोंगाइलोइड्स वेस्टेरी, स्ट्रोंगाइलोइड्स कैटिस, ये सारे के सारे क्या करेंगे, जब इनके लार्वे का इन्फेक्शन जो है उससे ज़्यादा बार बार होता रहेगा तो ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होगी, मैनिफेस्ट बाय इंटेंस प्रूराइटिस, यानी कि हद से ज़्यादा खुजली होगी, भयंकर खुजली होगी, एंडिराइदिमा, और रेडनेस देखने को मिलेगी एट द लोकल साइट, जहाँ पे जो ये स्ट्रोंगाइलोइड्स के जो पैरासाइट हैं यानी कि स्ट्रोंगाइलोइड्स पेपिले, स्ट्रोंगाइलोइड्स वेस्टेरी या स्ट्रोंगाइलोइड कैटिस जिस एरिया के अंदर जाएंगे, स्किन के जिस एरिया के अंदर जाएंगे वहाँ पे लोकल इन्फ्लामेशन देखने मिलेगी, वहाँ पे क्या होगा, इराइदिमा देखने को मिलेगा, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो है इंटेंस प्रूराइटिस, बहुत ज़्यादा खुजली देखने मिलेगी। ठीक है, तो इन मैन इंसानों के अंदर क्रीपिंग इरप्शन इज लीजन सीन, क्रीपिंग इरप्शंस देखने को मिलेंगे। देयर में भी पस्चूल एट द साइट, तो वहाँ पे जो है वेसिकल भी देखने को मिल सकते हैं। एडिमा ऑफ द कोरियम, डायलिटेशन ऑफ लिम्फेटिक्स एंड पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड हिस्टोलॉजिकली। और अगर माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो जो कोरियम है यानी कि जो लेयर होती है, कोरियम जो हमारी आउटर स्किन की लेयर है, स्किन की लेयर्स होती हैं 1 2 3 4 ऐसे कुछ लेयर्स होती हैं, तो जो आउटर लेयर है स्किन की और जो इनर मोस्ट लेयर है उसके बीच में जो लेयर्स है उसको हम क्या कहते हैं, कोरियम कहते हैं। और उसके अंदर एडिमा देखने मिलता है, यानी कि उसके अंदर स्वेलिंग देखने मिलती है। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी तो इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइंस भी दिखाई देंगे, तो उसमें से एक एडिमा भी देखने को मिलेगा, यानी कि स्किन की जो बीच की लेयर है, बीच का पार्ट है उसके अंदर जो है एडिमा देखने को मिलेगा। और डायलेटेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, जो लिम्फ वेसल होती हैं वो भी तो एक पाइप की तरह ही होती हैं। तो मैंने क्या बताया था, डायलेटेशन किसके अंदर देखने मिलता है, डायलेटेशन कोई भी खाली सी जगह हो, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके बीच में खाली जगह हो, तो जो लिम्फ पाइप होती हैं उसके बीच में खाली जगह होती है जहाँ से कुछ ना कुछ फ्लो करता है, तो वैसे ही जो लिम्फेटिक वेसल होती हैं वो भी पाइप की तरह ही होती हैं जिनके अंदर की लिम्फ जो है वो फ्लो करता रहता है, तो उनका डायलेटेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जो पेरीवेस्कुलर है यानी कि जो वेसल के चारों तरफ का जो एरिया है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। देन पल्मोनरी लीजन्स, तो पल्मोनरी लीजन्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, व्हेन द लार्वे ब्रेक थ्रू द एल्वियोलर कैपिलरीज एक्यूट लोकलाइज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में बी सेट अप राउंड द एल्वियोलाई, मतलब कि जब जो है एल्वियोलर कैपिलरी के अंदर जो है लार्वा हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे जो है एक्यूट यानी कि कम टाइम के अंदर ही जो है लोकलाइज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को मिलेगी। और जो कि जो है एल्वियोलाई, जो गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो गुब्बारे की तरह दिखाई देते हैं लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, उनके चारों तरफ जो है ये जमा होना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखने को शुरू मिलेगी। इन हैवी इन्फेस्टेशन ब्रोंकोनिमोनिया में भी सेटअप, तो अगर हद से ज़्यादा लार्वे बन जाएँ, अगर 10 की कैपेसिटी है और 1000 लार्वे बन जाएँ तो वहाँ पे जो है ब्रोंकोनिमोनिया देखने को मिल सकता है। इसके बाद इंटेस्टाइनल लीजन्स, तो इंटेस्टाइन यानी कि हाँ हमारे जीआईटी के अंदर जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या देखने मिला, यानी कि एनिमल्स की जो जीआईटी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर क्या देखने मिला, द वोम्स बरो इनटू द म्यूकोजा एंड कोज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जो वोम्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो म्यूकोजा के अंदर जो है गड्ढा कर देते हैं जिसके कारण की क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने मिलती है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म तक इन्फ्लामेशन रहती है। देयर में बी कंजेशन, एडिमा एंड इरोजन ऑफ द म्यूकोजा, तो इस कंडीशन के अंदर कंजेशन भी देखने को मिलेगी, एडिमा भी देखने को मिलेगा, इरोजन यानी खुरदरा एरिया भी देखने को मिलेगा। ये सब किसके अंदर होगा, म्यूकोजा के अंदर। म्यूकोजा के अंदर कंजेशन देखने को मिलेगी, म्यूकोजा के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा, और म्यूकोजा के ऊपर ही जो है इरोजन देखने को मिलेगा, खुरदरी चीज़ें देखने को मिलेगी। इरोजन का मतलब जैसे तेज़ मूसलाधार बारिश आती है तो जो मिट्टी होती है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पर क्या होता है, कई जो पानी के जो लकीरें सी बन जाती है और वहाँ की जो मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है, तो वो वैसा ही इरोजन जो है म्यूकोजा के अंदर देखने को मिलेगा। देयर में भी इन्फिल्ट्रेशन बाय ईओसाइनोफिल्स एंड इन हैवी इन्फेस्टेशन नेक्रोस, मतलब कि यहाँ इस कंडीशन के अंदर जो है ईओसिनोफिल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और
हैवी इन्फेस्टेशन नेक्रोसिस एंड स्लफिंग ऑफ द लार्ज एरियाज अक्कर, तो जहाँ जहाँ से ज़्यादा इयोसिनोफिल्स और हद से ज़्यादा लार्वा होंगे वहाँ वहाँ नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगा, और जो है स्लफिंग ऑफ यानी कि वो जो है टूट टूट कर जो है वो एरिया जो है टूट टूट कर बाहर निकलने लग जाए, स्लफिंग ऑफ देखने मिलेगी। ओके, स्लफिंग ऑफ का मतलब है अगर ये कोई चीज़ किसी चीज़ से अटैच्ड है तो वो स्लफ ऑफ हो गया, यानी कि टूट टूट कर गिर जाना। तो इस चीज़ का ये मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पे ये चीज़ जो है इससे अटैच्ड है, ठीक है। स्लफ ऑफ होगी तो क्या होगा, ये इससे उतर करके चली जाएगी, तो वैसे ही स्लफ ऑफ होने कंडीशन देखने मिलती है। ओके, तो इसके बाद स्काइटोसोमियासिस, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे।